नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम बात करेंगे आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ फ्रेंड्स, ज़्यादातर आप लोगों के आईटीआई एग्ज़ामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस टैली करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इस सीरीज का लाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों का आईटीआई एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके और बहुत ही अच्छे वे में भी। तो इसी को देखते हुए हमने यह सीरीज स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को यह सीरीज ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों का अगर साथ रहा तो ये सीरीज़ हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों का सारा कंटेंट और आप लोगों का जितना भी डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगर फ्रेंड्स आप बीच में ही स्किप कर देते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, है ना। इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो किसका क्वेश्चन पेपर है ना। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आपका पेपर है वो आपका 2000 यहाँ पे 16 का क्वेश्चन पेपर है। और इसी क्वेश्चन पेपर को हमने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका 2016 में पूछा गया था, सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है। क्लियर। तो आइए हम देखेंगे कि सेमेस्टर 1 में 2016 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? पूछा गया है कि देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5S का तात्पर्य क्या है। फ्रेंड्स देखिए, 5S का तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं 5S एक्चुअली होता क्या है ना। उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की ओर हम थोड़ा सी चर्चा कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5S। फ्रेंड्स, 5S होती क्या है? तो 5S क्या है? जापानी लैंग्वेज का एक समाकलन है। किसका? जापानी लैंग्वेज का एक समाकलन है ना। जापानी लैंग्वेज का समाकलन है, यानी आप कह सकते हैं कि ये कहाँ से लाया गया? जापान से लाया गया। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि 5S को लाने का यहाँ पे पर्पस क्या हुआ, है ना। जो 5S है उसको क्यों लाया गया, है ना। तो फ्रेंड्स, इसका जो पर्पस होता है कि जो कर्मचारी वर्कशॉप में काम करते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जितनी भी सुरक्षा और सावधानियां बरती जाती है वो सारा चीज़ 5S से रिलेटेड होती है। यानी कि अगर आप लोग जितने भी सुरक्षा और सावधानियां आप बरतते हैं या किसी भी सुरक्षा उपकरण का आप यूज करते हैं, तो वो सारा चीज़ किसके अंतर्गत आता है? 5S के अंतर्गत आता है ना। फ्रेंड्स, 5S का मतलब होता है यानी कि 5S। क्लियर। 5S। तो फर्स्ट एस जो होता है हमारा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और 5, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे
आपके सारे डाउट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इसी तरह आपका सारा डाउट क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा एस है उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट। जो सेकेंड है हमारा उसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। उसके बाद हमारा जो थर्ड है उसको बोलते हैं हम साइन। क्या बोलते हैं, साइन। हमारा जो फोर्थ एस है उसको बोलते हैं अस्टेंड्राइज। क्या, अस्टेंडर्डाइज। क्लियर। हमारा 5 एस है उसको बोलते हैं सस्टेन। यहां से क्लियर हो रहा है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, उसके बाद सस्टेन। यानी इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट का अर्थ होता है छाटना। इसका थोड़ा सा हम हिंदी में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट का मतलब होता है छाटना। यानी छाटना का अर्थ क्या होता है, छाटना का अर्थ ये होता है कि आपको जो वस्तुएं जरूरी हैं, जो टूल से जरूरी हैं, या जो जॉब से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, यानी वर्कशॉप में जितने भी मटेरियल्स हैं, जो जरूरी वाले मटेरियल्स हैं उसको हम रखेंगे, और जो जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, जो खराब हो चुके हैं, उसको हम छटनी कर देंगे। यानी कि खराब वाले को एक साइड में कर देंगे और अच्छे वाले को एक साइड में कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो शॉर्ट का मतलब होता है छाटना। उसके बाद सेट इन ऑर्डर, जो अच्छे हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट को क्या करना है, एक सेट इन ऑर्डर में सेट करना है, यानी क्रमबद्ध तरीके से करना। क्लियर। साइन का अर्थ होता है जो क्रमबद्ध तरीके से हम किए हैं ना, उसी को हम क्या करेंगे, थोड़ी सी साइन कर देंगे, यानी कि साफ सुथरा करना, यानी चमकाना। उसके बाद स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानकीकरण करना, यानी एक जिम्मेदारी दे देना कि आप इस काम को लगातार रखें। कौन सी काम को, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और साइन को। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये तीन और जो 5 एस है, अगर ये लागू नहीं होगा तो स्टैंडर्डाइज का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। जब आप किसी वस्तु को छाटेंगे नहीं, उसको क्रमबद्ध तरीके से एक ऑर्डर में सेट नहीं करेंगे, और फिर उसको साफ सुथरा यानी उसको अच्छे से क्लीन नहीं करके रखेंगे, तो मानकीकरण का कोई मतलब नहीं हो जाता है। मानकीकरण का अर्थ ही होता है कि ये जो तीनों है, तीनों को क्या करना, एक जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को दे दी जाती है, उसको कही जाती है कि भाई आप क्या करो, ये तीनों जो है एस, उसके रूल को आप बरकरार रखना, है ना। उसी को हम कहते हैं मानकीकरण। तो अगर तीनों ये रूल नहीं पहले से लागू होंगे तो क्या मानकीकरण का कोई मतलब हो जाएगा क्या, नहीं ना। हाँ, तो क्या होना चाहिए, तीनों हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले लागू होने चाहिए, उसके बाद ही हमारा स्टैंडर्डाइज होगा। क्लियर। अब जो हमारा होता है 5 एस जो होता है वो होता है हमारा सस्टेन, मतलब कि कायम रखना, है ना। इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज का लागू करना, यानी मानकीकरण करना, और सस्टेन्स का अर्थ होता है कायम रखना। कायम रखने का मतलब क्या, अगर आपके पास फर्स्ट एस, सेकेंड एस, थर्ड एस और फोर्थ एस, अगर ये चारों एस नहीं आप लागू किए हैं तो आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं, यानी उसको क्या कर सकते, कायम कभी भी नहीं रह सकते। तो देखिए यही हमारा जो है, जो 5 एस है वो सबसे कठिन एस होता है। क्या होता है, सबसे कठिन एस होता है ना, जिसका उद्देश्य होता है उचित रूप से सही विधियों एवं प्रक्रियाओं को कायम रखना, है ना। तो ये कैसे कायम रखेगा, आप फ्रेंड्स वर्कशॉप में देखे होंगे कि संकेत एवं पोस्टर लगे होते हैं, प्रदर्शन समीक्षा तथा समाचार पत्र या विभागीय भ्रमण वगैरह होती है कभी कभी। अगर मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे हम लोग
वर्कशॉप में काम करते हैं, कोई बड़ा अधिकारी जब तक नहीं आता है तब तक थोड़ी सी जो काम होते हैं ना वो ढीला सिली में हम लोग चलते हैं, यानी कि काम पे ध्यान प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता होता है कि कोई बड़े अधिकारी यहाँ पे विजिट करने आ रहे हैं, तो आपकी कामों का जो तरीका होगा ना वो चेंज हो जाएगा और आपका सारा फोकस काम पे ही रहेगा और आप सारे चीज़ों को भी अच्छे से सेफ्टी में रख कर आप अपने वर्क को करेंगे। तो जरा सोचिए, अगर विभागीय भ्रमण नहीं होगा, संकेत बैनर पोस्टर नहीं होगा, तो क्या आप इन सारे एस को कायम रख सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 5 एस को जरूरी यहाँ पे है, यानी कि 5 एस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है इन चारों को लागू करने के लिए। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि किस तरह से 5 एस आया हमारे इंडिया में। 5 एस का यहाँ पे थोड़ी सी हम लाभ के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार से हम फिर से 5 एस के बारे में थोड़ी सी प्रकाश डाल लेते हैं, है ना। फ्रेंड्स देखिए, हमने बात किया कि जो 5 एस होता है, 5 एस कहाँ से आया था? वो जापानी लैंग्वेज था, है ना। 5 एस क्या था? जापान के भाषा का एक समाकलन था, जो कि 1 एस, 2 एस, 3 एस, 4 एस और 5 एस के बारे में हमने चर्चा किया। 1 एस के बारे में हमने चर्चा किया, यहाँ पे उसको शॉर्ट बोलते हैं। सेकेंड एस को हम लोग सेट इन ऑर्डर बोलते हैं। थर्ड एस को हम लोग बोलते हैं साइन। फोर्थ एस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। और सस्टेन, यानी 5 एस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सस्टेन। मतलब क्या? छटनी करना, क्रमबद्ध तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना या उसको सफाई करना, मानकीकरण माने लागू रखना, उसके बाद कायम रखना, है ना, सस्टेन। तो इसी तरह से आप लोग अगर वर्कशॉप में काम करते हैं तो 5 एस बहुत ही जरूरी है। आप जितने भी सावधानियां यहाँ पे रखते हैं फ्रेंड्स, वो सारा चीज 5 एस के अंतर्गत ही आता है ना। अगर बैनर पोस्टर की अगर हम बात करें तो बैनर पोस्टर किस के अंतर्गत आता है? तो हमारा सस्टेन के अंतर्गत आता है, यानी 5 एस के अंतर्गत आता है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई साइन, किसी भी मशीन को साफ रखना चाहिए, मतलब कि साइन रखना चाहिए, ये किस एस के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना होगा कि ये 3 एस के अंतर्गत आता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई बताइए वैसा कौन सा एस है जिसमें फर्स्ट एस, सेकेंड एस और थर्ड एस को लागू करने का जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, तो वो हमारा है फ्रेंड्स क्या? 4 एस, यानी स्टैंडर्डाइज, यानी मानकीकरण करना। क्लियर? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वैसे कौन सा एस है जो चारों एस को, यानी 1 एस, 2 एस, 3 एस और 4 एस, चारों एस को यहाँ पे क्या करने के लिए, उसकी प्रक्रियाओं को कायम रखने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, तो हमारा होता है 5 एस। क्लियर? तो हमने इस तरह से आपका डाउट क्लियर करने का यहाँ पे प्रयास किया फ्रेंड्स, क्योंकि 5 एस सिस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसके ऑर्डर के बारे में पूछ दिया जाता है, 5 एस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, ये आपका यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है 5 एस का। अब चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी हम बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, यानी 5 एस से हमें लाभ क्या होता है? तो 5 एस का जो लाभ है फ्रेंड्स, वो हमारे 3 लाभ होती हैं, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रॉफिट है। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या है बेनिफिट ऑफ, यानी लाभ, है ना। लाभ के अगर हम बारे में बात करें कि 5 एस से हमारा लाभ क्या है, अगर भाई हमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, तो क्या हम 5 एस को रखेंगे? तो क्या जरूरी है? अगर हमें किसी भी सिस्टम से उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको लागू करने का क्या फ़ायदा? तो चलिए इसके लाभ के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो 5 एस सिस्टम होता है उसका फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो होता है इंक्रीजेज इन प्रोडक्टिविटी, है ना।
प्रोडक्टिविटी फ्रेंड्स, यानी उत्पादकता को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। उसके बाद सेकेंड है हमारा इंक्रीज इन क्वालिटी, है ना, इंक्रीज इन क्वालिटी। बातों को समझिएगा फ्रेंड्स, क्वालिटी, है ना, इंक्रीज क्वालिटी। उसके बाद रिजेक्शन इन कॉस्ट, रिजेक्शन इन कॉस्ट मतलब क्या, 5S का अर्थ क्या, यहाँ पे क्या लाभ हुआ फ्रेंड्स, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है यानी उत्पादकता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद इंक्रीज क्वालिटी, क्वालिटी में भी हमारा बढ़ोतरी होगा, और कॉस्ट की कमी होगी यानी रिजेक्शन ऑफ कॉस्ट। तो क्या हमें कोई इसमें दिक्कत है क्या 5S को लागू करने में? भाई देखो, तीन यहाँ पे बेनिफिट्स हमारे मिल रहे हैं, क्या, कॉस्ट भी कम लग रहा है और प्रोडक्शन भी अधिक हो रहा है, यानी कि उत्पादन भी अधिक हो रहा है और क्वालिटी भी उसका अच्छा है। तो हमें 5S लागू करना चाहिए प्रत्येक इंडस्ट्री में, प्रत्येक वर्कशॉप में, या प्रत्येक शॉप में, या आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ जो 5S है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसको लागू करते हैं, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपका प्रत्येक काम एक अच्छे सिक्योरिटी के साथ हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप काम भी कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट 5S से रिलेटेड कंप्लीट हो चुका होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे 5S का, ताकि आपको इससे रिलेटेड जानकारी बहुत ही अच्छे से हो सके और आपका डाउट भी क्लियर हो। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे बोला तो क्या था कि 5S स्टैंड्स फॉर, मतलब क्या, 5S का तात्पर्य क्या होता है? तो 5S का तात्पर्य होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्टली मिल जाता है ऑप्शन बी। क्या होता है, शॉर्ट सेट साइन, शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइज सस्टेन, यही हमारा है ना। 5S का तात्पर्य क्या होता है, शॉर्ट, शॉर्ट माने छाटना, सेट का मतलब सेट इन ऑर्डर, साइन का अर्थ होता है क्या, साफ करना यानी कि चमकाना, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण करना, और सस्टेन का अर्थ होता है कायम करना, है ना। तो आपका जो यहाँ से फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी शॉर्ट सीट साइन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सस्टेन, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बोला गया है फ्रेंड्स कि बेनिफिट ऑफ द 5S सिस्टम आर। फ्रेंड्स अभी हमने जस्ट बात किया था 5S सिस्टम्स के बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, पूछा गया है कि 5S सिस्टम का लाभ क्या है, 5S सिस्टम का लाभ क्या है? तो स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना, उत्पादन दर बनाए रखना। यानी इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो क्या है, बेनिफिट ऑफ 5S सिस्टम्स आर इंक्रीज द क्लीनेंस, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट, इंक्रीज यहाँ पे मेंटेन द प्रोडक्शन रेट, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो हमने यहाँ पे तीन बेनिफिट बताया उसमें से कोई यहाँ पे मैच कर रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है मैच कर रहा है, यानी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यानी हमारा उत्पादकता क्या करता है, बढ़ाता है 5S सिस्टम। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी 5S सिस्टम हमारा क्या करता है, किसी भी आइटम्स का जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्लियर? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अब चलिए इसी के साथ फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, थोड़ी सी हम यहाँ पे देखते हैं।
थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, बोला गया है कि थोड़ी सी इंग्लिश के बारे में हम देखिए उसके बाद हिंदी की ओर चलेंगे। द फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी प्रॉपरली इक्विपाइड एंड केप्ट इन, है ना। बोला गया है कि फर्स्ट एड बॉक्स में समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए, इसे रखना चाहिए। मतलब कहाँ रखना चाहिए, है ना। ऑप्शन बोल रहा है महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र में, सी आसानी से अधिगम स्थान में, और डी सही स्थिति में। क्लियर। तो फ्रेंड्स बोला गया है कि जो 5 यहाँ पे सॉरी, जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब समझ रहे हैं। फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि जो प्राथमिक उपचार का जो बॉक्स होता है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, उसके लिए क्या स्थान होगा। तो ऑप्शन ए में हम बताएं कि महत्वपूर्ण स्थान पर, बी मशीनिंग क्षेत्र में, सी आसानी से अधिगम स्थान में, और डी सही स्थिति में। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा आसानी से अधिगम स्थान में, यानी जहां से हम उसको अच्छे से माने आसानी से प्राप्त कर सकें, आसानी से अधिगम स्थान में, है ना। अगर मान लीजिए आपका किसी भी व्यक्ति को आपके वर्कशॉप में क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपका फर्स्ट एड बॉक्स कहीं इजी प्लेस पे नहीं है ना, इजी एक्सेस प्लेस पे नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। आपको फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो वैसे काम नहीं चलने वाला। तो आपको आसानी से अधिगम स्थान में जहाँ से आप प्राप्त कर सकें आसानी से, वहाँ ही आपको रखना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स को। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। हाँ, तो चलिए अब हम इसी के साथ यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्लियर। ताकि आप लोगों को अगर एग्ज़ाम देने जाना हो तो उससे पहले आप इसको रिवीजन कर सकें। तो चलिए यहाँ पे देखिए, किस प्रकार के अग्निशामक में फोम वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए हम उसको बोलेंगे क्योंकि जो अग्निशामक यंत्र है, जो फोम वाटर एंड ड्राई पाउडर, उसकी जो क्लास ए क्लास बी नहीं होता है। क्लास ए और क्लास बी हमारा क्या होता है, एक क्लास ए क्लास बी क्लास सी और क्लास डी, ये हमारा फायर का क्लास होता है ना। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे ये आता है। हमने फ्रेंड्स क्लास यहाँ पे जो फायर है, फायर के बारे में पूरे कम्प्लीटली एक वीडियो बनाया है, और आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि किस प्रकार की आग में, है ना, यहाँ पे अग्निशामक में आग लगा लीजिएगा, है, आग में फोम वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं। मतलब यूज किए जाते हैं, माने किस आग को बुझाने के लिए हम फोम एक्सटिंग्विशर का भी यूज करते हैं, वाटर का भी यूज करते हैं, और ड्राई केमिकल का भी यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन है ए है क्लास बी, ऑप्शन बी है क्लास सी, ऑप्शन सी है क्लास ए, और ऑप्शन डी है क्लास डी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम पानी का भी यूज करते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर का भी यूज करते हैं, और ड्राई केमिकल का भी यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्लास ए हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्तित्व प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्या इसकी इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन द करंट इज अ वेरी लो लेवल, यानी वेरी लो लेवल में अगर हमारा करंट होगा तो वहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। क्लियर। ऑप्शन बी बोल रहा है संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ बोल रहा है
अपना होश खो देगा, और डी त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए अगर आपका जो करंट है वेरी लो लेवल का है, तो फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी कि संपर्क स्थान पर मामूली क्या होगी, जलन होगी, है ना। क्या होगी, जलन होगी। अब चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैमर से रिलेटेड है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि नेम द पार्ट मार्क एक्स इन द फिगर। बोला गया है कि फिगर में जो एक्स इंडिकेट किया गया है वो क्या है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए में बात करें बॉल पिन, तो फ्रेंड्स ये बॉल पिन नहीं है, बॉल पिन हम इसको बोलते हैं। क्लियर। किसको, बॉल पिन इसको बोलते हैं। आई हॉल। क्लियर। तो ये आपका जो है आई हॉल ही होगा, जो एक्स इंडिकेट किया हुआ है वो आई हॉल होगा। सी जो है हमारा फेस है, तो फेस हम इसको बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्लियर। और लेफ्ट सॉफ्ट, लेफ्ट सॉफ्ट का मतलब होता है ये सॉफ्ट छोड़ा जाता है। कौन सा, इसकी चीक, हैमर की चीक को ही हम सॉफ्ट रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमर के वैसे कौन से भाग हैं जिसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है, तो वो है आपका चीक, यानी इसको मुलायम रखा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि हैमर के किस भाग पर हैमर का वेट अंकित रहता है, यानी वेट को हम भार को स्टैम्प करते हैं, तो आपका हो जाएगा चीक हो जाएगा। क्लियर। इन सारे चीज़ों को आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। तो इसका जो आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी के साथ चला जाएगा, यानी इसको हम आई होल कहते हैं, है ना। जो एक्स इंडिकेट किया गया है उसको हम आई होल कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ी सी हम यहाँ पे ध्यान देंगे और इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। जो 7 क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि नेम द टाइप्स ऑफ द चीजल सो वेलो, यानी कि ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर में कौन से चीजल है, यानी कि चीजल का टाइप्स के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़ी सी हम पॉइंट्स बात कर लेते हैं यहाँ पे चीजल की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो आपका चीजल है वो आपका कोल्ड चीजल के अंतर्गत आता है। हमारे पास दो प्रकार के चीजल पाए जाते हैं, है ना। एक होता है हमारा हॉट चीजल, एक होता है कोल्ड चीजल। हॉट चीजल का प्रयोग हम गर्म धातु को काटने के लिए करते हैं, और कोल्ड चीजल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठंडी धातु को काटने के लिए करते हैं। हमारी बातों को थोड़ी सी समझिएगा। क्लियर। तो देखिए हॉट चेनी जो होता है, हॉट चीजल जो होता है, हॉट चीजल का प्रयोग हम लोग गर्म धातु को काटने के लिए करते हैं, और कोल्ड चीजल का प्रयोग हम लोग ठंडी धातु को काटने के लिए करते हैं, है ना। हॉट चीजल को हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है, और जब कारीगर किसी भी गर्म धातु को काटता है तो एक साइड में पानी रखता है, और उस पानी में उस छेनी को बार बार डुबोता है और बार बार गर्म धातु को काटता है। तो उस प्रक्रिया से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा ऑटोमेटिकली जो है हॉट चीजल है वो हार्ड एंड टेम्पर होते जाता है और वो अपना कटिंग करते जाता है। इसलिए हॉट चीजल को हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कोल्ड चीजल की, तो कोल्ड चीजल को कोल्ड चीजल को हम पहले से ही इसको हार्ड एंड टेम्पर करके रखते हैं, है ना। तो ताकि वो ठंडी धातु को आसानी से काट सके। क्लियर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ी सी धातु के बारे में, यानी मटेरियल के बारे में। चीजल से रिलेटेड पूछा जाता है, तो जो फ्रेंड्स हमारा छेनी होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड्स, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और क्रोम वेनेडियम स्टील का भी बना होता है। क्या, क्रोम वेनेडियम स्टील और हाई कार्बन स्टील, ये दो आप लोग मटेरियल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। तो अब चलिए इसी के साथ हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। हमने बात किया था 7 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो आपका टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो कोल्ड चीजेल है वो आपका फ्लैट चीजेल है ना? क्या है? फ्लैट चीजेल है। क्लियर? यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं छेनी के यूजेस के बारे में। तो छेनी का जो यूज होता है फ्रेंड्स, देखिए, क्रॉस कट चीजल। तो फ्रेंड्स, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम लोग किसी भी स्लॉट और कीवे को काटने के लिए करते हैं। हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग हम लोग ऑयल ग्रू को काटने के लिए करते हैं। क्लियर? और फ्लैट छेनी, जो हमारा जो फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस को चिपिंग करने के लिए किया जाता है। और डायमंड पॉइंट चीजल जो होता है वो पहले से बनाए गए ग्रू के कॉर्नर को साफ करने के लिए करते हैं। तो ये सारे चीज आप लोग याद रखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? अब चलिए हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है। बोला गया है फ्रेंड्स, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि चीजल का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है ना? अभी हमने जस्ट बात किया कि दो प्रकार के चीजेल होते हैं, एक हॉट चीजेल होता है, एक कोल्ड चीजेल होता है। हॉट चीजल का प्रयोग गर्म धातु को काटने के लिए, कोल्ड चीजल का प्रयोग ठंडी धातु को काटने के लिए। यानी चीजल का प्रयोग ठंडी और गर्म दोनों स्थितियों में काटने के लिए हम धातु को करते हैं। क्लियर? तो बोल रहा है कि चीजल का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। क्लियर? तो चीजल का जो कटिंग पॉइंट एंगल है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन से हम इसको क्लियर करेंगे। बोल रहा है कि जो चीजल है उसका कटिंग पॉइंट एंगल को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि रेक एंगल, ऑप्शन बी अंतराल कोण के रूप में, ऑप्शन सी बेज एंगल के रूप में, ऑप्शन डी आनत कोण के रूप में। अगर इंग्लिश की बात करें तो रेक एंगल, ऑप्शन बी क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन सी वेज एंगल, ऑप्शन डी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना? तो फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी आपका करेक्ट आंसर वेज एंगल होगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, किसी भी चीजल का जो कटिंग पॉइंट एंगल होता है उसको हम वेज एंगल के नाम से भी जानते हैं, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसी के साथ यहाँ पे देख लेते हैं जो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बेंच वाइज से रिलेटेड है। बोला गया है फ्रेंड्स कि बेंच वाइज के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है? मतलब क्या, बेंच वाइज के स्पिंडल में किस प्रकार के थ्रेड कटी होती है? तो आपका होती है फ्रेंड्स स्क्वायर थ्रेड कटी होती है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कि बेंच वाइज के स्पिंडल में किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे स्क्वायर थ्रेड हो जाएगा। थोड़ी सी हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं जो डिफरेंट एंगल यहाँ पे दिया है, जैसे BSW है, BSF है, स्क्वायर थ्रेड है, नकल थ्रेड है। इन सारे चीज को एंगल के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, BSF, ठीक है, BSW और BSP, है ना? इनका जो एंगल होता है तीनों का फ्रेंड्स वो होता है 55 डिग्री। याद रखिएगा, ये तो है 55 डिग्री होता है। और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 90 डिग्री और नकल की बात करें तो 30 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों का आशा करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि नेम द टाइप्स ऑफ डिवाइडर शो इन फिगर, है ना? इस डिवाइडर को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इस फिगर को आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसका क्वेश्चन यहाँ पे, उसके बाद ऑप्शन की ओर यहाँ पे हम चलेंगे, है ना? तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग इस फिगर को देख लिए होंगे। अब चलिए हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फॉर्म ज्वाइंट, स्प्रिंग ज्वाइंट, उसके बाद स्क्रू ज्वाइंट और नीडल ज्वाइंट। तो ये जो आपका फ्रेंड्स डिवाइडर है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। यहाँ पे स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर, सॉरी, स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर के नाम से हम इसको जानते हैं, है ना? क्या है? स्प्रिंग जोड़ के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? अब चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि बोला गया है कि हेक्सा ब्लेड बनी होती है ना, यानी हेक्सा ब्लेड इज मेड ऑफ, हेक्सा ब्लेड किस धातु की बनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, बोला गया है कि ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन सी लो कार्बन स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी हाई कार्बन स्टील से हम ब्लेड को बनाते हैं। अब चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सरफेस गेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है ना, वो किसके लिए यूज करते हैं, तो हम मार्किंग के लिए यूज करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सरफेस गेज कैसा टूल होता है, तो सरफेस गेज एक मार्किंग टूल होता है ना। कैसा होता है, मार्किंग टूल होता है। सरफेस गेज को और दो नाम से जानते हैं, एक स्क्राइबिंग ब्लॉक और एक आपका होता है स्क्रीच गेज के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर। तो देखिए इसके पार्ट्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि जो एक्स भाग यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, देखिएगा जो एक्स भाग इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है गाइड पिन, ऑप्शन बी क्लैंपिंग नट, ऑप्शन सी स्नग और ऑप्शन डी एडजस्टमेंट स्क्रू। तो फ्रेंड्स आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसको क्या कहते हैं, स्नग बोलते हैं। क्लियर। अब इसी के साथ हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, बोला गया है 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कि हेक्सा कटिंग मशीन में अपेक्षित कटिंग प्रेशर किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है कि हेक्सा कटिंग मशीन में, है ना, अपेक्षित कटिंग प्रेशर किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है भार डालकर, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक तरीके से, उसके बाद दाब से, और ऑप्शन डी अपेक्षित लंबाई से। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा हाइड्रोलिक तरीके से, है ना। आज हम जो भी हेक्सा कटिंग मशीन में जो कटिंग प्रेशर देते हैं, है ना, यानी यहाँ पे जो कटिंग प्रेशर जो देते हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम के अनुसार हम देते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हाइड्रोलिक तरीके से। क्लियर। अब चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि नेम द पार्ट ऑफ द जेनी कैलिपर इंडिकेट्स बाय एक्स इन द फिगर, यानी चित्र में जेनी कैलिपर के एक्स अंकित पार्ट का नाम बताएं, है ना। जो एक्स अंकित पार्ट है इसका नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेनी कैलिपर होता क्या है। तो जेनी कैलिपर एक क्या है, मार्किंग टूल है ना। क्या है, मार्किंग टूल है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब के एज से ले करके हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे इसकी मटेरियल के बारे में बात करें तो जेनी कैलिपर को हम माइल्ड स्टील के द्वारा बनाते हैं। किससे बनाते हैं, माइल्ड स्टील से बनाते हैं। क्लियर। और जेनी कैलिपर को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है। एक तो हो गया आपका जेनी कैलिपर, ठीक है, दूसरा होता है आपका हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, और एक होता है बेंट लेग कैलिपर। क्लियर, ऑड लेग कैलिपर, सॉरी, एक होता है ऑड लेग कैलिपर, एक होता है जेनी कैलिपर, और एक होता है आपका हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। क्लियर, ये तीन नाम होते हैं इस कैलिपर की। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, ऑप्शन में कभी कभी ये क्वेश्चन दे देते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ज्वाइंट लेग। क्या होता है, ज्वाइंट
सॉरी, यहाँ पे जो आपका होगा बेंट लेग होगा। क्लियर, यानी कि देखिए बेंट लेग ये कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ है ना। और ये होता है आपका पॉइंट लेग। क्लियर, ये आपका होता है पॉइंट लेग और ये आपका होता है बेंट लेग। क्लियर, तो यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर, तो अब चलिए फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चंस जो आपसे पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि निम्न में कौन सा फाइल का कटिंग भाग नहीं है। निम्न में कौन सा फाइल का कटिंग भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बोल रहा है हिल, बी टैंक, सी पॉइंट, डी फेस। क्लियर, तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। यानी फाइल का हिल ही एक ऐसा भाग होता है जो कटिंग नहीं करता है। क्लियर, तो यहाँ से हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन को आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट करने का यहाँ पे प्रयास किया। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक हम होमवर्क दे रहे हैं, है ना, और वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताइएगा। तो चलिए वो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बोला है कि चित्र में फाइल के एक्स अंकित भाग का नाम बताइए, यानी एक्स अंकित भाग का नाम आपको बताना है। और ऑप्शन ऑप्शन आपको दिया हुआ है टैंग, फेरेल, है ना, उसके बाद हिल और फाइल लेंथ। तो फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय। और फ्रेंड्स इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग इस सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करें ताकि आने वाले आईटी एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो सके, है ना। तो इसी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू एंड बाय बाय।